हाय फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सीनियर लीडरशिप का एक मामला काफ़ी चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो भी बड़े रैंकों पे जैसे डीआईजी, आईजी बड़े रैंकों पे जो स्टेट पुलिस के आईपीएस डेपुटेशन अर्थात प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं, गवर्नमेंट उनकी संख्या धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से कम करे और उसमें उन पैरामिलिट्रीज या सीएपीएफ में जो भी कमीशन अधिकारी हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट से रैंक से जाते हैं, इन पदों को उनके माध्यम से धीरे धीरे भरा जाए। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये मामला क्या है, सीएपीएफ क्या है, आईपीएस क्या है और ये लोगों की नियुक्तियाँ किस तरीके से होती है, ये कब वहाँ जाते हैं, किस रैंक पे जाते हैं, इससे जो असिस्टेंट कमांडेंट पैरामिलिट्री के हैं उनके प्रमोशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल देखिए, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत मतलब मान लीजिए जो पैरामिलिट्रीज फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री में अगर आप देखें तो जैसे है सीआरपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपीज है, तो ये लोग पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें क्या है कि जो इनमें जो कमीशन अधिकारी हैं वो उनकी जो रैंक है वो जो डायरेक्ट जाते हैं, इनमें दो तरीके के एग्ज़ाम से लोग ऑफिसर्स बनते हैं। एक तो नॉन कमीशन अधिकारी होते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर रैंक पे सीपीओ के थ्रू भी लोग जाते हैं, वो धीरे धीरे वो इंस्पेक्टर बनेंगे, सुबेदार मेजर बनेंगे, फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। और एक तो कमीशन अधिकारी होते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट रैंक से वो लोग जाते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी होता है एसीपी, वो दरअसल स्टेट पुलिस में किस रैंक पे होता है, क्योंकि जब हम इस स्टेट पुलिस से जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ये हम क्लियर जान पाएंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट पैरामिलिट्री में हम लोगों के पुलिस महकमे में कौन से रैंक के बराबर होता है। तो देखिए, जब हम स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम जब देते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, तो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के थ्रू जो सेकंड टॉप रैंक होती है, पहले तो एसडीएम का पोस्ट होता है, सेकंड टॉप रैंक होता है जो मिलता है वो डीएसपी का होता है, जिसको हम यहाँ पे सीओ या सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। ठीक इसी पोस्ट को पैरामिलिट्री में सीएपीएफ के नाम से जाना के थ्रू उसमें यूपीएससी के ही माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करा के इनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं और उस पोस्ट को हम असिस्टेंट कमांडेंट एसी के नाम से जानते हैं। पुलिस भी डिपार्टमेंट में आप प्रमोशन कर लेते हैं 7 से 8 सालों में या 8 से 9 सालों में एक डीएसपी जो डायरेक्ट गया हुआ है वो व्यक्ति अब एडिशनल एसपी हो जाता है, और जबकि असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री में जा रहे हैं वो काफ़ी टफ टास्क और टफ ड्यूटीज़ कर रहे हैं। उनके जो लोकेशन है वो काफ़ी टफ है, जंगलों में, रेगिस्तानों में, बॉर्डर्स पे, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह एरियाज़ में, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, हर तरीके के टफ टास्क वो कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका प्रमोशन धीरे धीरे जो है चोक हो गया है और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बड़े पोस्टों पे नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अब अगर असिस्टेंट कमांडेंट को अगर अपना अगला रैंक डिप्टी कमांडेंट बनना है तो उसको 12 से 15 साल लग जा रहे हैं, ठीक है, और इन्हें कमांडेंट बनने में तो आज के समय में लगभग 25-25 साल लग जा रहे हैं। मतलब अब एक असिस्टेंट कमांडेंट जो 27-28 साल में अगर भर्ती हुआ है मैक्सिमम, तो वो उसको कमांडिंग ऑफिसर बनने में लगभग 52-55 साल लग जा रहे हैं। तो एक मामला ये जो बन रहा था कि आखिर इस तरीके से हमारे प्रमोशंस जो है इनके प्रमोशंस क्यों चोक कर दिए गए हैं। तो पैरामिलिट्री में जो होते हैं और उन जो बड़े पोस्ट होते हैं इनके आईजी, डीआईजी, उस पे बाहर से जो स्टेट पुलिस में जो लोग हैं आईपीएस, उनको डेपुटेशन पे लाके बैठा दिया जाता है। तो उसके ऊपर तो एडीजी, डीजी, ये सारे पोस्ट जो होती हैं वो आईपीएस के थ्रू ही भर ली जाती हैं। तो इन लोगों का ये था कि इन लोगों का मामला ये था कि भाई अगर हम लोग हर तरीके के ऑपरेशन में भाग लेते हैं, चाहे वो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन हो, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस हो, और टफ टास्क है हम लोगों का, टफ वर्क है हम लोगों का, तो हमारे प्रमोशंस, हमारे मोटिवेशन हमेशा लगातार बने रहने चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ये रहे कि हाँ, हमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे इस बलिदान के बदले कुछ दे रही है, कर रही है। तो इसका जो मामला जो था ये अभी काफ़ी हाल के दिनों में चर्चा में आ गया है। दरअसल हुआ क्या है कि असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है जब वो प्रमोशन करता है तो डिप्टी कमांडेंट बनता है। डिप्टी कमांडेंट का मतलब ये होता है कि आपके कंधे पे एक अशोक स्तंभ रहेगा। डिप्टी कमांडेंट जब प्रमोशन करता है तो वो 2 IC बनता है, जिसको हम सेकंड इन कमांड कहते हैं। सेकंड इन कमांड का मतलब 1 स्टार
और एक अशोक स्तंभ, मतलब एज ए समझ लीजिए कि वाइस प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल। और उसके बाद उसका प्रमोशन वो कमांडिंग ऑफिसर पे होता है, सीओ पे। सीओ 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ वाले लोग होते हैं। फिर उसके बाद वो डीआईजी आईजी लोग बनते हैं वो लोग। तो इनमें ये समस्या थी कि इनका जो प्रमोशन पहले हुआ करता था, आज से 20 साल पहले, वो काफ़ी तेज़ था। वो 12 से 15 सालों में ही एक असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट 2IC क्रॉस करते हुए सीओ बन जाते थे। आज के समय में एक असिस्टेंट कमांडेंट को लगभग 24 से 25 साल लग जा रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर बनने में, क्योंकि ऊपर के जो पद हैं वो डायरेक्ट भरे नहीं जाते और वो प्रमोशन के थ्रू, प्रमोटेड पद हैं, प्रमोशन से भरे जाते हैं। अब इसमें मामला ये हो जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये निर्धारित कर रखा है कि जो भी पैरामिलिट्री हैं, इसमें जो डीआईजी के पोस्ट हैं, जो भी डीआईजी की पोस्ट है, जैसे मान लीजिए बीएसएफ में डीआईजी के 100 पोस्ट हैं, तो 100 पोस्ट हैं, तो उसमें से 20% डीआईजी जो होंगे उनका कोटा आईपीएस कोटा है। यानी कि उस डीआईजी में जो 100 पोस्ट हैं बीएसएफ में, वो 80 तो असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट जैसे ये प्रमोट करके आ रहे हैं, इन लोगों से भरा जाएगा। और बाकी 20% जो है वो आईपीएस के लिए रिजर्व रख दिया गया है कि वो अदर स्टेट पुलिस से जो भी आईपीएस आएंगे वो डायरेक्ट डिपोटेशन पे आएंगे डीआईजी रैंक पे। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक आईजी का रैंक है। आईजी के रैंक पे 50% का रिजर्वेशन है आईपीएस के लिए, कि 50% आईजी की जो सीटें होंगी पैरामिलिट्री में वो आईपीएस के थ्रू भरी जाएंगी और बाकी 50% इनको प्रमोट करके भरा जाएगा डिपार्टमेंटली। लेकिन ये सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। उन लोगों का तर्क ये है कि जो 20% डीआईजी लेवल पे जो पोस्टें आईपीएस को दी जा रही हैं वो वहाँ आना नहीं चाहते हैं, और हम लोगों को वहाँ बाकी 80% की जो रिजर्वेशन है उसमें हम लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है। मतलब डीआईजी में क्या हो रहा है कि डीआईजी एक ऐसा पोस्ट बन गया है आज के समय में कि पैरामिलिट्री के जो असिस्टेंट कमांडेंट लोग हैं वो प्रमोट होकर के कमांडिंग ऑफिसर बन चुके हैं, इसके बावजूद उनको डीआईजी के पोस्ट पे नहीं भेजा जा रहा है। और आईपीएस जो भी हैं वो उस डीआईजी पोस्ट पे, डिपोटेशन पे नहीं जाना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी आईपीएस हैं वो कम से कम पैरामिलिट्री में आईजी रैंक से ही डिपोटेशन पे जाना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि पहले आप जानिए कि एक बटालियन या 2 बटालियन, 3 बटालियन, हर बटालियन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो सीओ होता है, और 3-4 बटालियन यानी 3-4 सीओ के ऊपर एक डीआईजी होता है। तो डीआईजी जो होता है वो सेक्टर को संभालता है, और जो भी सेक्टर है पैरामिलिट्री के हमारे इंडिया में वो काफ़ी टफ प्लेसेस पे हैं या वो खतरनाक प्लेसेस पे हैं, जैसे कि वो जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सेक्टरों पर मतलब जो भी सेक्टर्स हैं जहाँ डीआईजी जिनको लीड करता है वो सेक्टर, जैसे कुपवाड़ा सेक्टर है, तो इन एरियाज में और फैमिली से ये लोग दूर हो जाते हैं आईपीएस, या वो खतरनाक एरियाज हैं तो वहाँ ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए डीआईजी का जो पोस्ट है 20% आईपीएस के लिए जो रिजर्व रखा गया है वो वैसे ही नहीं भर रहा है। बाकी डिपोटेशन के अलावा जो डिपार्टमेंटली प्रमोट होकर के 80% लोग डीआईजी बनने वाले हैं उनको गवर्नमेंट डीआईजी नहीं बना रही है। दोनों तरफ से उनको दिक्कतें हो रही हैं। अब ऊपर चलेंगे आप आईजी रैंक पे, तो आईजी रैंक पे 50% इन लोगों को है, तो वहाँ ये लोग जा रहे हैं और इनका लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है आईजी रैंक पे भी। उसमें दरअसल मामला ये हो गया था। तो इसमें क्या हो गया है कि इनका प्रमोशन बिल्कुल चोक हो गया है, बिल्कुल स्लो हो गया है इनका। अब इन लोगों का जो पैरामिलिट्री के एसी हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, इन लोगों का तर्क ये है कि आखिर ये जब देखिए पैरामिलिट्री क्या है, पैरामिलिट्री के लोग बहुत टफ सिचुएशन में आज के समय में ड्यूटी दे रहे हैं। आप इनकी लोकेशन देख लीजिए, आप सीआरपीएफ को देखिए। सीआरपीएफ नक्सली ऑपरेशन में भाग लेती है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेती है, देश भर में चुनाव कराती है। इसके अलावा वो स्टेट पुलिस के साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन बना करके, बॉन्डिंग बना करके उनको सपोर्ट भी करती है। तो तमाम तरीके का रोल निभा रही है सीआरपी। इसके अलावा अगर बीएसएफ को देखिए, बीएसएफ को पूरी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया गया है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाया गया है, और इन दोनों का अगर बॉर्डर की जो लेंथ है वो भारत के कुल जो लैंड बॉर्डर है
उन कुल लैंड बॉर्डर का आधा, लगभग 7,500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वह बांग्लादेश और भारत का बांग्लादेश और पाकिस्तान से शेयर होता है। और इन इतने लंबे बॉर्डर पे अकेले बीएसएफ काम कर रही है, चाहे जंगल में हो चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में हो। तो इनकी ड्यूटियाँ बहुत टफ हैं। आईटीबीपी को आप देखिए, आईटीबीपी आप देखिए दिल्ली वहाँ चीन बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पे, एसएसबी वगैरह भी ये लोग नेपाल बॉर्डर पे, भूटान बॉर्डर पे ये सब लगे हुए हैं। तो ड्यूटी इनकी बहुत टफ है। अब प्रमोशन के नाम पे आप शहादत भी देख ही रहे हैं। आप लगातार लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो हमारे 2-4-10 जवान हमेशा शहीद हो जाते हैं। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है, चाहे हम कितना भी डेवलप हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है कैजुअलिटी हो जाती है जवानों को। तो इन लोगों का ये कहना है कि जब हम सारे तरीके के टफ सिचुएशन को हम लोग झेल रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट हमारा प्रमोशन करे। जिस हिसाब से पहले प्रमोशन होता था, बस उससे फास्ट ना, लेकिन कम से कम वो प्रमोशन लगातार जारी रहे। तो पहले क्या होता था कि 12 से 14 सालों में एक असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता था। आज के समय में 24 से 25 साल लग जा रहा है। दूसरा ये भी बात है कि जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री में क्या है कि कमांडिंग ऑफिसर रैंक जो है, उस रैंक तक के ऑफिसर को किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो नक्सलाइट ऑपरेशन के अगेंस्ट ऑपरेशन हो, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, उन ऑपरेशन में ये लोग खुद बटालियन को लीड करते हैं। वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, और उनसे लड़ना पड़ता है। तो अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, मान लीजिए 55 साल, 52 साल, 53 साल, इस उम्र में अगर वो कमांडिंग ऑफिसर बनता है तो वो उसकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रह पाएगी कि वो उस तरीके के ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम दे सके। तो ये भी एक नुकसान है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को समझना चाहिए। और अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट 12 से 15 सालों में अगर वो बने तो लगभग वो 42-45 साल की उम्र में वो कमांडेंट बन जाएगा। और 42-45 साल की उम्र में कोई भी कमांडिंग ऑफिसर, ये स्थिति, शारीरिक स्थिति इस तरीके की होती है कि वो किसी भी ऑपरेशन में भाग ले सकता है। तो ये सारी समस्याएं जब ये लोग कोर्ट ले गए शायद 2011-12 में, तो कोर्ट ने लंबे समय के बाद 10-12 साल इस पर आर्गूमेंट चला और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नहीं, गवर्नमेंट को जो भी आईजी और डीआईजी के पोस्ट हैं जो प्रतिनियुक्तियों से भरे जा रहे हैं, उनमें उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटाई जाए और वो जो पोस्ट हैं वो इन लोगों के माध्यम से, जो प्रमोट होकर के ऊपर जा रहे हैं, उनके माध्यम से भरी जाए। लेकिन मुझे लगता है सरकार अब ये मानना नहीं चाहती है, तो अब वो एक बिल लाने बिल लाने वाली है जिस पे ये हंगामा हो रहा है कि अब उसमें ये शायद है कि जो भी आईपीएस हैं वही उस पर डेपुटेशन पे जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इन सब चीज़ों को